Welcome friends. In this video we'll talk about the theory of checks and balances. अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, है ना। और हमने ये ग्राफ भी डिस्कस किया था, नॉट ग्राफ एग्जैक्टली बट दिस इमेज। और हमने डिस्कस किया था कि क्या बेसिक फीचर्स हैं ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, ये इसका दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन। इसका दूसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जब भी होगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस इसके साथ ऑटोमेटिकली होगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जैसे हमने डिस्कस किया था कि तीन ऑर्गन हैं, वो तीनों अब अलग अलग जगह पे होने चाहिए, अलग अलग लोगों के हाथ में होने चाहिए, एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं होने चाहिए। ये बेसिक जो है वो अंडरलाइन थी कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। अब चेक्स एंड बैलेंसेस क्या कहता है? ये जो कॉन्सेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस, ये स्पेसिफिकली इसका क्रेडिट जो है मोंटेस्क्यू को जाता है। और ये एक दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स अ सिस्टम बेस्ड रेगुलेशन दैट अलाउज वन ब्रांच टू लिमिट अनदर। इसमें एक ब्रांच जो है वो दूसरे ब्रांच की पावर को लिमिट करती है। मतलब अगर हम सिंपल बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वर्किंग को चेक करता है, और उस वजह से एक बैलेंस बना रहता है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाता, बिकॉज दी अदर टू ऑर्गन्स आर कीपिंग अ चेक ऑन देम। देखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आप इस इमेज को देखें, इसको समझ, अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। अब यहाँ पर देखें आप, तो तीनों ऑर्गन दिए, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, आप देख रहे हैं तीनों यहाँ पर ऑर्गन्स दिए, राइट। और अब अगर आप इन तीनों को देखें, यू विल फाइंड दैट इनके थोड़े नेम आपको डिफरेंट लग रहे होंगे। जैसे हम इंडिया में हम कह देते हैं, वेट अ मिनट, हम कहते थे पार्लियामेंट, यहाँ पर कांग्रेस लिखा गया है ना। और हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच को में यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट कहा गया है, और जुडिशियल ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट कहा गया। ये सिमिलर है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए, अब लेजिस्लेटिव ब्रांच का फंक्शन क्या है? इट राइट्स द लॉज, कन्फर्म प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, रेटिफाइज ट्रीटीज, ग्रांट्स मनी, डिक्लेयर वॉर। ये सब के सब फंक्शन जो हैं वो आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर के हैं। ठीक है, ये सब के सब फंक्शन जो है वो लेजिस्लेचर के हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरी अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या फंक्शन है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्रेसिडेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, और यूएस के साथ बहुत, ये एग्जैक्टली यूएस वाला सिस्टम है, यूएस का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उससे बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या क्या करता है? प्रपोज लॉज, एडमिनिस्टर्स द लॉज, कमांड्स आर्म्ड फोर्सेस, अपॉइंट्स ambassadors and other foreign and other officials, conduct foreign relations and negotiate treaties। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल फंक्शन क्या है? जुडिशरी का फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज एंड रिव्यूज लोअर कोर्ट डिसीजन। ये इनके फंक्शन है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर कैसे चेक रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, व्हाट वी कैन सी इज, हम पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे क्या चेक है। अब अगर आप ये एरो देखेंगे, ये एरो, ये जो आया, इस एरो में ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, दीज आर ऑल द मेजर्स बाय विच द लेजिस्लेचर कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मे रिजेक्ट अपॉइंटमेंट्स। लेजिस्लेचर जो है, अगर प्रेसिडेंट कोई अपॉइंटमेंट करता है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है और लॉफुल नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर इट मे ऑल्सो रिजेक्ट ट्रीटीज। जो ट्रीटीज प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं उनको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। मे विद होल्ड फंडिंग और प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव्स। किसी काम के लिए जो फंड प्रेसिडेंट को चाहिए काम करने के लिए, उसको फंड को विद होल्ड कर सकता है। एंड अगर एक्सट्रीम केस में अगर लगता है प्रेसिडेंट बिल्कुल अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है,
तो लेजिस्लेचर में इम्पीच द प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट आपको पता है, इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट को टर्म से पहले हटाया जा सकता है। मे ओवरराइड अ वीटो, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है ना, तो उस वीटो को भी ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेचर। ये सारे के सारे चेक्स हैं बाय विच लेजिस्लेचर कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब सिमिलरली एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी चेक रख सकती है लेजिस्लेचर पे। वो कैसे? सबसे पहली बात, अब यहाँ मैं आई वुड लाइक टू यूज द अनदर कलर सो इट्स बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखिए आप, मे वीटो बिल्स, ठीक है। जो बिल्स लेजिस्लेचर ने पास किए उनको वीटो करके प्रेसिडेंट उनको किल कर सकता है। अगर उनको लगता है कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ ठीक नहीं बना रही है या लॉ नहीं बनना चाहिए था, उसको वीटो से प्रेसिडेंट जो है किल कर सकता है। मे अडजर्न कांग्रेस इन सर्टन सिचुएशंस, अगर उनको लगता है कि जो लेजिस्लेचर है ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको अडजर्न कर सकता है प्रेसिडेंट। तो इस तरह से लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव चेक रखता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, यहां पर अब हम बात करते हैं जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर क्या चेक रखती है। जुडिशरी क्या करती है? मे प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ओवररूल जुडिशियल डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करनी है उनको प्रपोज करती है, और अगर जुडिशियल डिसीजंस कोई हैं उनको ओवररूल कर सकती है लेजिस्लेचर, मतलब उनको बाईपास करने के लिए नया लॉ भी बना सकती है। मे इम्पीच द सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ठीक से काम नहीं करते उनको इम्पीच किया जा सकता है। मे रिजेक्ट अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो अपॉइंटमेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट में उनको भी रिजेक्ट कर सकती है लेजिस्लेचर। सिमिलरली अगर अब बात करें जुडिशरी किस तरह से चेक रखती है लेजिस्लेचर पे, तो ये एरो आप देखें, ये एरो जो ऊपर को मार्क्ड है, यहां पर एक फंक्शन मेन दिया गया है और एक फंक्शन से ही जुडिशरी पूरी तरह से अपना चेक जो है बना के रख सकती है ऑन लेजिस्लेचर, दैट इज मे डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग है, लेकिन अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको नल वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे वो बाय द जुडिशरी ब्रांच। और जुडिशियल ब्रांच क्या है? द सुप्रीम कोर्ट, वो जो हमने पहले भी पढ़ा है, जुडिशरी जो गार्डियन और इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर कोई लॉ बनाती है लेजिस्लेचर जो ऐसा लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया तो फिर वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। अब आगे बात करें अगर व्हाट वी कैन से, अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे किस तरह से चेक रखती है, तो पहले बात करते हैं हियर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे क्या चेक रखती है। एग्जीक्यूटिव जजेस की अपॉइंटमेंट जो सारी की सारी है वो एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। तो जो कॉम्पिटेंट आदमी है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। एक जुडिशरी को इफेक्टिव काम करने के लिए एक तरीका ये है एग्जीक्यूटिव के पास। और जुडिशरी किस तरह क्या चेक रखती है एग्जीक्यूटिव पे? इट मे डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर जुडिशरी को लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि प्रेसिडेंट या ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है, कोई इस तरह के काम कर रहा है या डिसीजन ले रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और उस रूल को, एक्शन को इनवैलिड आप कह सकते हो या इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है और वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। तो what we see here is that these are the ways by which the three organs keep a check on each other। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो तीनों ऑर्गन हैं, राइट, ये जो तीनों ऑर्गन हैं, दे कीप, सिंस दे कीप एन आई ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे आए रखते हैं, उस वजह से सभी ऑर्गन जुडिशरी, लेजिस्लेचर अपनी अपनी पेरिफेरी में काम करते हैं, एट द सेम टाइम एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। ओके, अब आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन। जो ये डॉक्ट्रिन थी सेपरेशन ऑफ पावर की, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए, मॉन्टेस्क ने अपनी ये जो थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, इसको एडवोकेट किया और अडॉप्ट किया अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में। उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने काफ़ी बूस्ट दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1789 में अडॉप्ट किया गया। इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था? दैट एवरी सोसाइटी इन विच separation of power is not determined has no constitution।
मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया जाता, तो that society or that state has no constitution. The French Constitution 1791 made executive, legislative and judiciary independent of one another. तो जो ये इसका जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने इन तीनों ऑर्गन को अलग अलग जगह पर एस्टैब्लिश किया, राइट। अब इंग्लिश ज्यूरिस्ट्स, ब्लैकस्टोन, उन्होंने भी अपनी कमेंट्रीज में इस थ्योरी को एडवोकेट किया। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में आपको बस इसका जिस्ट बताऊंगा। नथिंग देयरफॉर इज टू बी मोर अवॉइडेड इन अ फ्री कॉन्स्टिट्यूशन देन यूनाइटिंग द प्रोविंसेस ऑफ जज एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मीन्स कब ये भी यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अवॉइड करने वाली बात वो है तो वो यही है कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर कभी भी एक जगह पर नहीं होनी चाहिए। James Madison, fourth president of United States of America, he wrote in Federalist that the accumulation of power, legislative, executive and judiciary in the same hands, whether of one, few or many, and whether hereditary, self-appointed or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. अगर इसको एक्सप्लेन करें तो आप इजीली इसको क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी एक जगह पर ये तीनों पावर्स एक्यूमुलेट होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव हो, सेल्फ अपॉइंटेड हो, इलेक्टिव हो, तो वो एक बड़ी आसानी से हम उसको एक टायरनी की डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसका सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल जो है ना, हमारी जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको कहाँ मिलता है? इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है दैट इज लेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब आप बोलेंगे कि यूएस का ही क्यों, इंडिया का क्यों नहीं? बिकॉज इंडिया इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जैसे हमने डिस्कस भी किया था पीछे कि किस तरह से तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखते हैं, तो वो ज़्यादा पॉसिबल है इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट इन पार्लियामेंट्री, बिकॉज पार्लियामेंट्री में वी कैन नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। नो डाउट होता है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना प्रेसिडेंशियल में होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो लोग लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वही मिनिस्टर बनते हैं, तो दिस इज द रीजन, राइट। अब आगे चलते हैं। एवोल्यूशन अगर हम इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन अगर हम इस डॉक्ट्रिन की करें तो बेनिफिट्स की हम अगर बात करें सबसे पहले कि क्या बेनिफिट्स हैं इस थ्योरी के, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या है? दैट इज, ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, ठीक है। जब तीनों ऑर्गन है, उन्होंने अपना अपना काम करना है और रिपीटेटिवली सिर्फ अपना ही काम करना है, तो वो एफिशिएंसी लाता है फंक्शनिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में। नंबर टू, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सेफगार्ड द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को सेफगार्ड करता है। क्यों? क्योंकि कि कहीं पर भी पावर का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा और मिसयूज ऑफ पावर की पॉसिबिलिटी कम रहती है इस कॉन्सेप्ट में। देन aims to protect freedom of individual from tyrannical rule of absolute monarch। अगर कोई एब्सोल्यूट मोनार्क है उसके टायरेनिकल रूल से ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बचा सकता है, राइट। ठीक है, जैसे कि मोंटेस्क का अपना ही एग्जांपल है कि वो जो थे किंग लुइस 14, वो कहते थे आई एम द स्टेट। तो वो जो ये डेफिनेशन अपने आप में ही बताती है कि देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पावर, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन द हैंड्स ऑफ द किंग। तो वो उसके खिलाफ उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन इज टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनती है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो तो जस्टिस डिलीवर नहीं हो सकता। अगर जुडिशरी के फंक्शनिंग में एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस रहता है तो वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकती। तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये एडवांटेज होता है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो जस्टिस लोगों को मिलता है। देन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट।
चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो उस वजह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है और उस वजह से बैलेंस बनता है। इस वजह से गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से काम करती है एंड बाय प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की सॉवरेनिटी भी उससे बनी रहती है। It promotes harmonious exercise of powers and function within the three organ of the government. सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है और अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो हार्मोनियसली वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज द लास्ट एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, लेकिन कुछ इसके डिफेक्ट्स भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स। सबसे पहला, हिस्टोरिकली स्पीकिंग देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर हम इसको सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं देखेंगे और उतना क्लियरली नहीं देखेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है ना। A.V. Dicey has had observed that the British Constitution had a weak separation of power। हाँ, ये इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म यहाँ पर कि weak separation of power है, ठीक है। क्यों? क्योंकि there is a close relationship between the legislature and the executive and above all जो ब्रिटेन है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, अनकोडिफाइड है और वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी चीज़ को बदल सकती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरे को एक कोटेशन याद आ रही है इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के बारे में। वो कहते हैं कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। मतलब इतनी ज़्यादा सॉवरन जो है वो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा डिफेक्ट की हम बात करें तो द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। हम इनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं बांट सकते कि लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ मेकिंग का ही काम करेगा, जुडिशरी सिर्फ जस्टिस डिलीवर करने का ही काम करेगी और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन का ही काम करेगी। ऐसा नहीं होता। इन प्रैक्टिस लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग की अपनी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को दे देता है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोल देते हैं। उसमें लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव बनाता है, फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है एग्जीक्यूटिव, वो भी एक तरह से लॉ मेकिंग है, ठीक है। अगर हम जुडिशियल फंक्शन की बात करें तो लेजिस्लेचर जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। जब आप इम्पीचमेंट कर रहे हो तो आप किसी को ये देख रहे हो कि वो गलत गिल्टी है या नहीं है, तो बेसिकली तो ये काम जुडिशरी का है, तो पर इम्पीचमेंट हो रही है आपकी लेजिस्लेचर में जाके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में हम इनको नहीं बांट सकते। देन एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट्स द यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड to administer the legally expressed will of the state. Extreme checks and balances create friction and deadlocks that prevent smooth and effective functioning. जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जब एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है तो उसकी वजह से जो तीन ऑर्गन है वो उनके बीच में बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और ज़्यादा डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है कि एक ऑर्गन अपनी मर्जी कर रहा है, दूसरा अपनी मर्जी कर रहा है, वो दूसरे ऑर्गन की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि तीन अलग अलग गवर्नमेंट काम करना शुरू हो जाती है रादर देन वन सिंगल गवर्नमेंट। देन the functions performed by each organ are not unique. A judge makes law in the form of precedents, executive legislates in the form of framing subordinate legislation such as rules, bylaws। ये आई थिंक ये रिपीटेशन है उस पॉइंट का, बट फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हर एक फंक्शन जो परफॉर्म करता है हर एक ऑर्गन वो बड़ा यूनिक नहीं होता है कि सिर्फ जजेस सिर्फ जजमेंट ही देते हैं, वो लॉ मेकिंग भी करते हैं। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो लॉ बन जाता है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो डिसीजंस लेते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं, बाय लॉज बनाते हैं, रेगुलेशन पॉलिसीज बनाते हैं, वो लॉ मेकिंग है एक तरह से। और लेजिस्लेचर एक्ट्स जुडिशली व्हेन डिसाइडिंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन द हाउस। और मैंने एक और एग्जांपल आपको पहले ही दिया था कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसका। ये पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दिस इंडिकेट्स टुवर्ड्स डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम, रादर ये तो एक एडवांटेज की तरह बात करता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सेपरेशन ऑफ पावर इन इटसेल्फ a protest against power. Its meaning can be better analyzed if the use of power
of the organs is substituted by functions. तो ये separation of power का जो concept है ना, ये power का सेपरेशन नहीं है बेसिकली। ये अगर इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर बेशक बोलते हैं, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इसका नाम होना चाहिए। ये एक और इसमें एक डिफेक्ट है। क्यों? बिकॉज द वर्ड फंक्शन इंप्लाइज द एटीट्यूड ऑफ सर्विस while the word power implies force. The doctrine can be better understood in two forms. First, it implies that concentration of power in the same person or the same body of person should be avoided. Secondly, it implies division of those. ये हो गया, हमने डिस्कस कर लिया है. The theory and practice of modern government had observed that Montesquieu was searching for a means to limit the crown, to make a constitution, to build canals through which, but not over which, power should stream, to create in intermediary bodies, to checks and balances, probably despotism, and yet did not wish to fly extreme democracy. तो इसमें ये एक डिफेक्ट की बात ये कही गई है कि जो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि जो मोंटेस्क्यू है ना, वो इस तरह का एक तरीका ढूंढ रहे थे जिससे कि वो एक्सट्रीम डेमोक्रेसी में भी नहीं जाना चाहते थे, और जो पुराना सिस्टम है उसके साथ भी अपने तो कुछ कनेक्शंस बना के रखना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस कैन नॉट अप्लाई टू कंट्रीज हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। देन लास्की in his book Grammar of Politics says that this form of government does not act as deterrent to individual liberty. कि जैसा हमेशा इसके ऊपर एलिगेशन लगता है ना कि जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगी, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इट सिक्योर्स एसेंशियल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हुज क्रिएटिव इंटरप्ले इज द कंडीशन ऑफ द इफेक्टिव गवर्नमेंट। कि अगर अच्छा इंटरप्ले हो तीनों ऑर्गन्स के बीच में तो वहां पर इंडिविजुअल ज्यादा सिक्योर और फ्री फील करेगा। Montesquieu had emphasized that all the three organs of the government would be given equal and independent position in the political organization of the country, but in fact it is not so in reality. The concept of welfare state demands more and more action and services for the government such as health, education, etc. तो जिस तरह से हमने कहा कि तीनों ऑर्गन अपना अपना काम करेंगे और तीनों की पावर्स बराबर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न जो स्टेट्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव के फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स इस तरह से काम करना चाहती हैं। ऐसे में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, एंड दैट मेक्स एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।